गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सेल के ईएमएफ और उसके पोटेंशियल में जो इक्वेशन बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सेल इक्वेशन हमारी होती है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। ये हमारी सेल इक्वेशन होती है। सवाल ये होता है ये कैसे आती है, E क्या है? E जो है इसको हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। V क्या है? V जो है वो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ सेल, ठीक है। और I तो आप जानते हैं करंट होती है, और R जो होता है R इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए ये सब होता क्या है, इसके बारे में हम बात करें डिटेल से। तो जैसे कि जिसको हमने कहा है ईएमएफ क्या होता है, अगर मैं बात करूं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो ये क्या होती है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टोटल स्ट्रेंथ यानी कि टोटल पोटेंशियल, सेल का जो टोटल पोटेंशियल होता है यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, इट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। सेल की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है एग्जैक्टली वही हमारी क्या होती है, ईएमएफ। अब होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा सेल इस तरह से बना होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो होता ये है इसमें बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इन इलेक्ट्रोडों से क्या हो जाता है, इन इलेक्ट्रोडों में जैसे हमने बात करी ईएमएफ की, तो ईएमएफ तो सेल का टोटल है कि जैसे किसी सेल पे लिखा होता है किसी बैटरी पर कि ये 2 वोल्ट की है या ये 1.5 वोल्ट की है या 5 वोल्ट की है, तो वो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है। लेकिन जब इससे आप इसे सर्किट से कनेक्ट करोगे, कोई करंट बाहर निकालोगे, तो उसमें क्या होता है, कुछ इंटरनल रिसोर्सेज के कारण जो वैल्यू है वो पूरी 2 वोल्ट की नहीं निकल पाती बल्कि कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल कुछ कम हो जाती है। बहुत ज्यादा तो कम नहीं होती लेकिन कुछ कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारा ईएमएफ में काउंटेड हो जाता है। और ये हमारा पोटेंशियल क्या होता है कि इस सिरों के बीच में, जैसे इसको मान लीजिए ये आपने ऐड कर दिया, ये बल्ब ऐड कर दीजिए मान, तो यहां से जो निकलने वाला पोटेंशियल है दैट विल बी नोन एज बी, और इस सेल की जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट विल बी नोन एज ई। और ये V हमेशा जो है वो E से कैसा होता है, E जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन V, E जो है वो V से ज्यादा होता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई चार्जेबल सेल हो, जैसे आपने देखा होगा कैमरे वाले जो सेल होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, तो उनके क्या हो जाता है, ईएमएफ धीरे धीरे घटने लगता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उनकी E जो है वो कम हो जाती है, V जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उस कंडीशन में सेल डाउन होने लगता है, या हम डाउन सेल को जब चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, V ज्यादा होता है हमारा, E कम होता है। जैसे जब सेल डाउन होता है उसको चार्ज करते हैं तो उस स्थिति में जो एंड्स के जो पोटेंशियल होते हैं, जैसे किसी बैटरी से जब आप इसको चार्ज करोगे या AC से चार्ज करोगे तो क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसके अंदर का पोटेंशियल कम, तो वो इसको चार्ज करेगा। तो चार्ज की कंडीशन में तो ये हमारा हो सकता है V इज ग्रेटर देन E, लेकिन जनरली आपका जो कंडीशन रहती है वो E इज डायरेक्टली, E जो होती है वो V से हमारी बड़ी होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी सेल इक्वेशन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। हमेशा याद रखिए E जो है वो बड़ा होता है और V जो है हमारा छोटा होता है। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप इसी में आप देखें और अच्छे से आगे, तो जब आप इसको और अच्छे आगे से देखोगे तो जैसे कि आपने देखा E इक्वल्स टू, यहां से अगर R की वैल्यू निकालनी हो तो E माइनस V इक्वल्स टू I इंटू R, और यहां से स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। तो ये हमारा R के रूप में यहाँ पर काउंटेड हो जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर I की वैल्यू निकालनी हो तो भैया I की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो I की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा E माइनस आई आर बराबर I इंटू आर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, आई आर प्लस I इंटू आर। तो यहाँ से I बराबर आपका हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। तो यहाँ से आपकी करंट भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो करंट निकल के आ जाएगी। अगर कभी कभी पूछता है कि मैक्सिमम करंट कैसे निकालें, मैक्सिमम
करंट। तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो? मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आई मैक्सिमम हमारी तभी होगी जब हम E अपॉन R की कंडीशन लेंगे, और ये हमारा कब होगा? ये हमारा तब हो सकता है जब R हमारा क्या हो? 0, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जब 0 होता है तो उस समय करंट किसी सेल से फ्लो होने वाली क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ये सेल इक्वेशन है और इससे संबंधित कुछ छोटे से पॉइंट्स थे जो आपको समझाने थे, इनको आप नोट करके रखिएगा, इनको ध्यान से नोट करके रखिए, आपने याद करिए कि E जो है वो V से हमेशा बड़ा होता है। चार्जिंग की कंडीशन में, किसी सेल के चार्जिंग की कंडीशन में V बड़ा हो सकता है E से, लेकिन ये एक्सेप्शन कंडीशंस होती है, लेकिन हमेशा आपका E जो है वो V से बड़ा ही होता है। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे सेलों का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप नोट करें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो जैसा आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 2 तरह का होता है, उसी तरह से सेल का कॉम्बिनेशन भी 2 तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम इसमें बातचीत करें तो देखिए आप इसमें इसको कैसे करके आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? मान लीजिए हम ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 सेल तो ले ही सकते हैं। सेल, सबसे पहले सेल का इंडिकेशन भी देख लीजिए। सेल का इंडिकेशन मैं आपको बताना भूल गया। सेल का इंडिकेशन क्या होता है? जैसे ये एक सेल ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा एक्चुअल में सेल का इंडिकेशन होता है। ठीक है, ये आपका जो हो जाता है EMF हो जाता है सेल का, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इसको हम सेल से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्चुअल में सेल होता है, और इसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से करते हुए दिखाते हैं ताकि ये पता चले इंटरनल रेजिस्टेंस इस वाले सेल का है, क्योंकि आगे हो सकता है और भी सेल लगे हों तो उसके इंडिकेशन के लिए। तो यहाँ पर सीरीज में मान लीजिए 2 सेल आपने जोड़ लिए, एक सेल ये ले लीजिए, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपने ले लिया E1 R1 E2 R2। सपोज 2, आप चाहें 3 4 5 भी ले सकते हैं। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे, आप देख रहे हो सिंपल एक तरीका है, देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए जब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सपोज इनका इक्विवेलेंट जो EMF है वो सपोज आपका E है। तो इक्विवेलेंट EMF जब आपका E निकलेगा तो इनको कैसे कंबाइन करेंगे? तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? E इक्वल्स टू हो जाएगा E1 प्लस E2। सिंपल आप यहां से E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 से निकाल सकते हो। एक कंडीशन और बन सकती है, वो कंडीशन ये बन सकती है कि मान लीजिए कि इस वाले सेल से इस वाले सेल का कॉम्बिनेशन बजाय सीरीज के इससे जुड़ने से ऐसा करके अगर हो जाए, मान लीजिए सपोज ये अपोजिट हो जाए एक दूसरे के। अभी इससे पहले देखो कंडीशन और थी, इस वाली कंडीशन में कुछ और है। मैं ध्यान से देखिए इसको, मान लीजिए सबसे पहले आपने ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, तब आपकी ये निकल के आई थी। एक और डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से अगर हो जाए, तो ये मान लीजिए E1 R1 E2 R2, तब हमारा इक्विवेलेंट जो टोटल E निकालने की बात होगी, ये हमारा कितना हो जाएगा? टोटल EMF ऑफ द सेल कंबाइन होने पर तो E1 प्लस E2। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस का E2 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस, ये एक सीक्वेंस पैटर्न पे होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, माइनस साइन हम उसका लगाएंगे जो इन दोनों में छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको लगाएंगे, बड़ी वैल्यू वाले को नहीं लगाएंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ये तो आपका हो गया, ये तो सिंपल सी जुड़ गए आपके ईएमएफ। अगर हम बात करें इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर आर इक्विवेलेंट निकालें यहाँ से, तो आर इक्विवेलेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो सिंपल आपका क्या हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक ऐसे ही अगर आर इक्विवेलेंट यहाँ पर भी निकालेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया और यहाँ से ये आपका ई इक्विवेलेंट निकल के आ गया। इसको ई इक्विवेलेंट कर देते हैं, ठीक है। ये ई इक्विवेलेंट हो गया, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। ये किसके बेस पर हो गया, ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसी चीज को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए दो सेल हैं, सपोज ये मान लीजिए E1 R1 E2 R2, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए। अब आप देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई पोटेंशियल लगेगा और ये दो भागों में आपकी करंट बन जाएगी। यहाँ से आपकी करंट I1 हो जाएगी, यहाँ से करंट आपकी I2 हो जाएगी। अब यहाँ के लिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है EMF वो तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम कैसे करके डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम इसको शो ऑफ करेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर I की वैल्यू को देके चलना पड़ेगा। I की वैल्यू को लेके क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है टोटल आपका जो EMF है, जो इक्विवेलेंट E है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से शो करनी है कि इक्विवेलेंट E की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट E की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे I बराबर हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2 आ जाएगा। अब I बराबर जो होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, I बराबर हमारा होता तो E अपॉन R है, लेकिन अब यहाँ पर E अपॉन R के लिए आप क्या करोगे, I बराबर हमारा क्या होता है E अपॉन R, यानी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से I1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I1 की जो सिंपल वैल्यू है वो I1 बराबर क्या हो जाएगी E1 अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस E2 अपॉन R2। भाई सिंपल है, I बराबर I1 प्लस I2, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट E1 बराबर E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2, क्योंकि यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रही है तो I बराबर V अपॉन R यानी E अपॉन R, I बराबर V अपॉन R यानी E अपॉन R। तो हमने इनकी वैल्यू के हिसाब से इन सबको यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से अगर हम निकालें, हम अभी केवल निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट आपका EMF निकालना है। तो E की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे अगर आप देखें E इक्विवेलेंट बराबर, चलो नेक्स्ट लाइन पे ही देख लेते हैं, E इक्विवेलेंट बराबर आपका हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्विवेलेंट। अब देखिए इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से इसको E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 R2, हमने क्या किया, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। और R इक्विवेलेंट को अब हम निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से हमारा कैसे निकलेगा, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए इसको। अब R इक्विवेलेंट की बात करें तो जब यहाँ से दो पैरेलल कंबाइंड रेजिस्टेंस आपके जुड़ते हैं, आप जानते हैं यहाँ लिख लीजिए सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जब अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ से इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमारी
इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 को देखें ध्यान से, तो इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी, देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 विल बी ई इक्विवेलेंट बराबर आपका हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इससे कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट बराबर हमारा हो जाएगा E1 R1 E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हमारे सॉल्व होके आ जाएंगे E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सेल का इक्विवेलेंट EMF निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये मान लीजिए जैसे कि अभी जस्ट पहले वाले में कि यहाँ ये सेम ऑर्डर में है, अगर ये मान लीजिए इनका ऑर्डर अगर मान लीजिए सेम ना होने के बजाय ये मान लीजिए छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन आ जाएगा, बाकी हमारी सारी चीजें सेम रहेंगी। रेजिस्टेंस में नहीं आएगा, कहीं आप सोच रहे हो रेजिस्टेंस का सर क्या होगा, रेजिस्टेंस तो पैरेलल है, रेजिस्टेंस के ऊपर माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं है, ये तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ईएमएफ में आपका अंतर पड़ जाएगा, तो ये यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। वरना आप क्या करेंगे, अगर ये पैरेलल कंबाइन हो रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो आपका सीधे सीधे ई इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसमें केवल 2 ही टॉपिक रह गए हैं, एक हमारा रह गया व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर और किरचॉफ लॉ, ये 4 टॉपिक रह गए हैं। 4 टॉपिक को आपको करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।